नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पेंशनर नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो कौन से केस के अंदर पेंशनर को यहां पर बेनिफिट मिलता है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन से पेंशनर है जिनको ये फायदा, ये लाभ मिलता है, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम ये 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कौन है पेंशनर, दूसरा पेंशनर को कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है यानी मैंडेटरी होता है, और कब पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है, कौन सा आईटीआर फॉर्म पेंशनर के लिए एप्लीकेबल होता है, इसी के साथ एग्जम्पशन क्या दिया गया है पेंशनर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। यानी कुछ पेंशनर को बेनिफिट दिया जाता है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी नहीं होती है। इसी के साथ बेनिफिट्स देखेंगे जो पेंशनर को इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से दिया जाता है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 6 टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पेंशनर नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की सर्विस चाहते हैं तो हमसे आप आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, जिसके लिए इस नंबर पर आपको हमें कॉल या फिर आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग 1 2 3 4 स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है आपकी 15 सितंबर 2025। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर या दिए गए नीचे नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं किन पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन मिलता है, यानी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन है पेंशनर, हु इज द पेंशनर। तो पेंशनर कौन होता है? जो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है अपनी कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है। जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो जाता है और वो पेंशन जो है वो ड्रॉ करता है, उसको पेंशन मिलती है, उस व्यक्ति को जो है वो पेंशनर कहा जाता है। तो आपको क्या मिल रही है? पेंशन इनकम अगर आपको मिल रही है तो उस केस में आप एक पेंशनर माने जाएंगे। पेंशनर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर अदर यानी प्राइवेट सेक्टर के भी पेंशनर माने जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, वहां से अगर आप रिटायर होते हैं, पेंशन मिलती है, तो वहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा एक होता है फैमिली पेंशन। ध्यान रखिएगा, फैमिली पेंशन और पेंशनर में बहुत ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको पेंशन मिल रही है, अगर आप पेंशनर है, तो उस केस में आप सैलरी हेड इनकम के अंदर अपनी इनकम पेंशन इनकम दिखाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है, ये आपको सैलरी हेड में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको दिखाना है। ज्यादातर जो इंप्लॉयज होता है जिसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो पेंशन उनके घर वालों को मिलती है, उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। इसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। पेंशन 2 तरह की आपको मिल सकती है। एक तो है आपकी मंथली पेंशन। मंथली पेंशन चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, सभी के लिए टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपको लमसम पैसा अगर मिलता है, कम्यूटेड पेंशन मिलती है, मंथली यानी अनकम्यूटेड पेंशन, लमसम यानी कम्यूटेड पेंशन, तो उस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है। सरकारी इंप्लॉय है तो पूरी एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो पार्शियल एग्जम्पशन मिलेगा। 50% या फिर 1/3% आपको पेंशन का बेनिफिट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, पेंशनर शायद हो सकते हैं सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन नहीं भी हो सकते। ऐसा नहीं है,
कि पेंशनर जो वो सीनियर सिटीजन होंगे। हो सकता है अगर किसी की एज 50 साल है और 50 साल में ही वो रिटायर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहां पर पेंशनर तो माना जाएगा लेकिन वो सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएगा। सीनियर सिटीजन आप कब कहलाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन के लिए एज दी गई है जो है 60 से लेकर 80 के बीच में और 80 से ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा, ये दो एज जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है। सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ज्यादा है, 80 से कम है सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन यानी आप 80 से ज्यादा है। आज के वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे पेंशनर के बारे में जिनको आईटीआर फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं है, वो उनकी एज पे डिपेंड करेगा। हम बिलो 60 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 60 से 80 की अगर आपकी एज है, 60 या 80 या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है और 75 या उससे ज्यादा आपकी एज है, तो कब कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। आइए ये समझते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि पेंशनर कौन है। आइए अब देखते हैं कि किन लोगों को मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होती है। कौन से ऐसे पेंशनर है जिनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, जिन्हें एग्जम्पशन नहीं दिया जाता। तो हम बात करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, व्हेन पेंशनर नीड टू फाइल आईटीआर, यानी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। आईटीआर फाइल करना पेंशनर के लिए कब मैंडेटरी होता है? अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन आपको देखना है, यानी सेक्शन 80C से लेकर 80U के जितने भी आपके डिडक्शन है, सेक्शन 80C हो गया, सेक्शन 80D हो गया, सेक्शन 80U हो गए, और भी कई सारे डिडक्शन जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ 3 ही डिडक्शन आपको अलाउ होते हैं। तो ध्यान रखना, आपको टोटल इनकम देखनी है और टोटल इनकम में यहां पर बिफोर देखना है डिडक्शन, यानी इन सेक्शन के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो जो भी डिडक्शन आपको मिलते हैं उसे कंसिडर आपको नहीं करना है। कैपिटल गेन के एग्जम्पशन होते हैं सेक्शन 54, 54EC, 54F, इनको भी आपको कंसिडर नहीं करना है। इनको कंसिडर किए बिना अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से टोटल इनकम एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक्सीड हो जाती है बिफोर 80C 80U के डिडक्शन कंसिडर करे बिना और कैपिटल गेन के एग्जम्पशन आपको कंसिडर नहीं करने हैं। अब यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? तो 60 और 80 के बीच में अगर आपकी एज है तो 3 लाख रुपया आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, और 80 से ज्यादा है तो उस केस में आपको 5 लाख का फायदा मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में सभी के लिए 3 लाख ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, यानी इस लिमिट से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी होगा। इस लिमिट से अंदर है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ अदर सिचुएशन भी बताई गई है जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, भले ही आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हो, यानी 3 लाख 5 लाख से कम भी क्यों ना है, बिलो भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा अगर आप ये कंडीशन जो है वो कंप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर दिया, चाहे एक करंट अकाउंट है, 2 करंट अकाउंट है, इंडिया के अंदर जितने भी आपके करंट अकाउंट है, 1 करोड़ रुपया है उससे ज्यादा पैसा जमा किया है, आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना होगा। यहां पर फिर आपको इनकम लिमिट नहीं देखी जाएगी, तो यहां पर आपकी इनकम जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, भले ही आपकी जीरो इनकम क्यों ना हो, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल के अंदर, एक सेविंग अकाउंट है, एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है, जमा किया है, कैश डिपॉजिट किया है, ऑनलाइन मोड से डिपॉजिट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लाख से ज्यादा अगर आपका क्रेडिट बैलेंस चला जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप सेल्फ ट्रांसफर भी करते हैं वो भी कंसिडर किया जाएगा। अगर आप खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं 2 लाख रुपए उससे ज्यादा फॉरेन ट्रैवल पर, खुद के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, 2 लाख रुपए उससे ज्यादा खर्च किया है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है पूरे साल में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका टीडीएस टीसीएस जो है वो 50,000 रुपया कटा है या 50,000 से कम भी कटा है, अगर आपको रिफंड लेना है टीडीएस का, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अगर आपका बिजनेस है, 60 लाख से ज्यादा की सेल हो गई है, या प्रोफेशन में है, 10 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट है,
तो भी आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन असेट है, बेनिफिशियल ओनर है किसी भी असेट्स आउटसाइड इंडिया के, साइनिंग अथॉरिटी है, बैंक अकाउंट बाहर है उसके साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है एग्जम्पशन लिमिट से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, यानी 3 लाख और 5 लाख से एक्सीड कर जाती है, लेकिन डिडक्शन इसमें आपको कंसिडर नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पर टोटल इनकम आपकी है 4.5 लाख रुपए, अब इसमें एटीसी का डिडक्शन आपको 1.5 लाख का मिल जाता है, यानी नेट टोटल इनकम आपकी 3 लाख रुपए की निकल कर आई। अब ये जो 3 लाख की इनकम है, आप मान लीजिए 60 से 80 के बीच में, आप कह रहे हैं मेरी 3 लाख के अंदर इनकम है, तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि यहां पर आपकी एटीसी की डिडक्शन नहीं देखी जाएगी। आपकी यहां पर टोटल इनकम 4.5 लाख है, 3 लाख से ज्यादा है, आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो मान लीजिए 4.5 लाख रुपए है और इसमें से एटीसी का हम डिडक्शन कर देते हैं 1.5 लाख रुपए, तो आप कहते हैं मेरी 3 लाख की है, नहीं, यहां पर आपकी 4 लाख की इनकम कंसिडर की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 लाख रुपए या 5 लाख से ज्यादा अगर इनकम होती है, आईटीआर फाइल करना पेंशनर के लिए जरूरी हो जाता है। आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे, कब यहां पर पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट हमने देखा था आईटीआर कब आपके लिए मैंडेटरी होगी, अब बात करेंगे यहां पर आईटीआर कब आपके लिए नॉट मैंडेटरी। आप चाहे तो यहां पर वॉलंटरली आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यहां पर हम इनकम लेवल की बात करेंगे, कौन सी आपकी हेड ऑफ इनकम है, उसके हिसाब से आपकी एज ग्रुप है यहां पर 60 से 80 और 80 से ज्यादा, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, किस हिसाब से यहां पर आपकी इनकम में आपको बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है और कोई भी इनकम नहीं है, तो उस केस में आपको 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में बात करें तो 3,75,000 का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर आप 80 से ज्यादा है तो 5.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम में 3,75,000 का फायदा दिया जाएगा। अब ये लिमिट कैसे निकल कर आई, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए, क्योंकि पेंशन है तो ये सैलरी इनकम मानी जाती है और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का, तो 3.5 लाख रुपए आपकी इनकम निकल कर आ जाती है। वहीं न्यू रिजिम में 75,000 का बेनिफिट मिलता है, तो 3,75,000 रुपए की आपको यहां पर फायदा बेनिफिट मिल जाता है। अब सेकंड आ जाता है, अगर आपकी पेंशन इनकम है प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है, तो उस केस में आपको कितना फायदा मिलेगा, 4,75,000 तक की आपकी इनकम होगी, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 60 से 80 के बीच में, 5 लाख न्यू टैक्स रिजिम में, और 80 से ज्यादा है ओल्ड टैक्स रिजिम है तो 6,75,000 रुपए, और न्यू टैक्स रिजिम है तो 5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल जाता है और 1,25,000 का एग्जम्पशन यहां पर और आपको मिलता है 112A के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 1,25,000 रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है। इस वजह से ये लिमिट आपके लिए यहां पर रखी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पेंशन है, एफडी का ब्याज है या सेविंग का ब्याज है, तो यहां पर आपकी सेम पहली जो इनकम थी वैसी ही रहेगी, 3.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजिम 60 से 80 के बीच में, 3,75,000 न्यू टैक्स रिजिम में, और 80 से ज्यादा है तो 5.5 लाख और 3,75,000 रहेगा। पेंशन इनकम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर से, म्यूचुअल फंड से 111A के अंदर, तो उस केस में 3.5 लाख रुपए और 3,75,000 आपको 60 और 80 के बीच वालों के लिए होगा, और 80 से ज्यादा है तो 5.5 लाख ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम में 3,75,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपको पेंशन है, एफ&ओ है और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में भी आपको 3.5 लाख 3,75,000 रुपया, 60 और 80 के बीच में ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में 80 से ज्यादा है ओल्ड टैक्स रिजिम में 5.5 लाख रुपए, और 3,75,000 आपको न्यू टैक्स रिजिम में दिए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, ध्यान रखिएगा फैमिली पेंशन को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। फैमिली पेंशन है, एफडी का ब्याज है, सेविंग का ब्याज है, तो इस केस में आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी वही आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई भी एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। यानी 3 लाख रुपए आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में 60 और 80 के बीच में, न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको 3 लाख दिए जाएंगे। 80 से ज्यादा है तो 5 लाख रुपए आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेंगे और न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख का फायदा मिलेगा, यानी यहां पर आपको 2 लाख का नुकसान हो सकता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो 5 लाख
और न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे तो 3 लाख, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख सभी कैटेगरी के लिए है। तो ये आपकी इनकम लेवल है जहां पर आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इनकम लेवल है। इस लेवल से अगर ज्यादा आपकी इनकम हुई तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, लेकिन इस इनकम लेवल से कम हुई तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। आप चाहे तो वॉलंटरली आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि टीडीएस का रिफंड लेना है तो आईटीआर आपको फाइल करना ही पड़ेगा। अब अपने 4th पॉइंट पे, विच आईटीआर फॉर्म, यानी कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल होगा पेंशनर के लिए, डिपेंड करता है ये आपकी इनकम पर। यहां पर अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा आईटीआर 1 फॉर्म आपके लिए अप्लीकेबल होता है। सेकंड, अगर आपकी पेंशन इनकम है प्लस एफडी का ब्याज है, इंटरेस्ट का ब्याज है, या एक हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी पेंशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कैपिटल गेन की इनकम है तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 2 जो है वो फिलअप कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपको पेंशन और एफ&ओ ट्रेडिंग अगर होती है तो इसके लिए 2 आईटीआर फॉर्म दिए गए, आईटीआर 3, आईटीआर 4 भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एफ&ओ आप 44 एडी के अंदर भी दिखा सकते हैं। अगर आप 44 एडी में दिखा रहे हैं तो उस केस में आप आईटीआर 4 चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप आईटीआर 3 जो है वो फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पेंशन इनकम हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है, एफ&ओ हो रहा है तो उस केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा, आईटीआर 4 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पेंशन इनकम हो रही है, एफडी का ब्याज है, सेविंग का ब्याज है तो उस केस में आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा आईटीआर फॉर्म डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे, तो जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी उसी पर आपके आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएंगे। आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, एग्जम्पशन यहां पर मिलता है पेंशनर्स को इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, यानी आईटीआर फाइल आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक स्पेसिफाइड पेंशनर है, आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, आप रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको यह बेनिफिट दिया जाएगा। आपकी ध्यान रखिएगा पेंशन इनकम होनी चाहिए, एफडी का ब्याज आ रहा है या फिर सेविंग का ब्याज आ रहा है वो सेम बैंक में आना चाहिए। यानी मान लीजिए आपके आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पेंशन आती है तो आपको एफडी करवानी है, वो भी आईसीआईसी में करवानी है, और सेविंग अकाउंट भी खुलवाया है तो वो भी आपका आईसीआईसी बैंक में होना चाहिए, वहीं पर आपका ब्याज आना चाहिए। अगर आपने एफडी जो है वो एचडीएफसी बैंक में खुलवा दी तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म 12BBA। ध्यान रखिएगा फॉर्म 12BBA के अंदर डिक्लेरेशन देंगे कि आप एक स्पेसिफाइड पेंशनर है, आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, रेसिडेंट है, एंड आप पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लायबिलिटी नहीं आती है, आपकी सिर्फ पेंशन या ब्याज की इनकम दी गई है। बैंक यहां पर कौन होनी चाहिए? स्पेसिफाइड बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसी के साथ बैंक जो है वो डिडक्ट करेगी आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194P के तहत। आफ्टर कंसिडर डिडक्शन यानी 80C 80U का बेनिफिट देगी, 87A रिबेट का बेनिफिट आपको दिया जाएगा ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी टोटल इनकम जब कंप्यूट करी जाएगी तो उसमें यहां पर 80C to 80U का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही में आपको रिबेट का भी फायदा मिलेगा, जिसके बाद जो भी अगर कोई टैक्स निकल कर आया तो वो यहां पर सरकार को जमा कर दिया जाएगा। तो जो भी बैंक है वो अगर आपका टीडीएस काट के सरकार को, गवर्नमेंट को जमा कर देती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर पेंशनर एग्जेम्प्ट हो जाता है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन अगर आपका टीडीएस जो है वो किसी अदर सेक्शन के अंदर डिडक्ट हो गया तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। मान लीजिए आपने एफडी करवाई थी, एफडी का ब्याज आ गया था ज्यादा, 50,000 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर चुके हैं तो अब आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। सेविंग एफडी इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड इन एनी अदर बैंक, तो हमने बता दिया कि एफडी और सेविंग का ब्याज किसी अन्य बैंक में आपको रिसीव नहीं करना है। इसके अलावा आपकी कोई भी कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, पीजीपीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, रेंट और डिविडेंड या कोई भी अन्य इनकम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी पेंशन, एफडी इंटरेस्ट और सेविंग का ब्याज एक बैंक में आ रहा है, यही आपको ध्यान रखना है।
अगर ये कंडीशन आप कंप्लाई करते हैं, फॉर्म आपको जमा करना है 12BBA, ये फॉर्म आप बैंक को जमा कर देंगे, बैंक आपका TDS काट के सरकार को जमा कर देगा, तो उस केस में आपको ITR फाइल नहीं करना है। तो ये एक एग्जम्पशन जो है वो इनकम टैक्स के अंदर दिया गया है सेक्शन 194P के तहत। इसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाता है ITR फाइलिंग के लिए, लेकिन ये एग्जम्पशन सिर्फ 75 साल या उनको ही मिलेगा। अगर आपकी एज 60 से लेकर 74 के अंदर है तो उस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, बेनिफिट फॉर पेंशनर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में पेंशनर को क्या क्या फायदा बेनिफिट दिया जाता है। सबसे पहला फायदा, एडवांस टैक्स आपको नहीं बनना अगर जो भी पेंशनर 60 से ज्यादा हो जाते हैं। आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम के अलावा अगर कोई इनकम है, कैपिटल गेन है, पेंशन इनकम है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, और अगर बिजनेस इनकम हुई तो ध्यान रखिएगा 10,000 से टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा है तो ही आपको एडवांस टैक्स बनना होगा। अदरवाइज आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू सरकार को पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है अगर आप फैमिली पेंशन आपको मिल रही है। जो भी फैमिली पेंशन मिलती है जिनको भी, ध्यान रखिएगा 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 ओल्ड टैक्स रिजिम में और 25,000 रुपए का बेनिफिट आपको मिलता है न्यू टैक्स रिजिम में। तो 1/3 और 15,000 या 25,000 विच एवर इज लोअर, उसका डिडक्शन आपको फैमिली पेंशन में से दिया जाता है। नेक्स्ट 80D की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजिम में मेडिक्लेम में आपको 50,000 का बेनिफिट मिलता है। आप मेडिक्लेम पॉलिसी करवाते हैं तो भी फायदा मिलता है, या मेडिकल खर्च करवाते हैं तो भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। 80C में अगर आप LIC करते हैं, FD में निवेश करते हैं, तो भी यहां पर आपको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। 80DB की बात करें तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट करते हैं तो उस केस में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है पेंशनर को। ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 और न्यू टैक्स रिजिम में आपको 75,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाता है। 80DB की बात करें तो 1 लाख रुपए का फायदा आपको मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। 80U की बात करें, खुद के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो 75,000, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई है और सीवियर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 तक का बेनिफिट दिया जाता है। ग्रेच्युटी में आपको एग्जम्पशन मिलता है, जो गवर्नमेंट है उन्हें फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है और जो नॉन गवर्नमेंट है उन्हें 20 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन दिया जाता है। VRS की बात करें, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है वन टाइम, इन अ लाइफ टाइम, वन टाइम 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। लिव एनकैशमेंट की बात करें तो 25 लाख का बेनिफिट मिलता है, और पेंशन की बात करें, लंप सम की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्ट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 1/3 और 50% आपको एग्जम्पशन यानी पार्शियल एग्जम्पशन दिया जाता है। तो ये कई सारे बेनिफिट जो है वो यहां पर पेंशनर को मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना होता है, कब फाइल नहीं करना होता है, कब एग्जम्पशन मिलता है, कब क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और कौन से ITR फॉर्म जो है वो पेंशनर को अप्लीकेबल है, ये सारी डिटेल जो है वो डिस्कस करी हमने आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।